Okay, good evening and welcome to first lecture, that is fundamental unit of life. ठीक है, तो बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यस, ओके. और फर्स्ट चैप्टर का मतलब ये हो गया कि यस, वालेकुम अस्सलाम, कि चैप्टर जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बायोलॉजी भी यहीं से स्टार्ट होती है. बायोलॉजी की स्टार्टिंग ही किससे होती है? दैट इज लाइफ. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें द टर्म बायो एंड लॉजी, ओके, तो बायोस मीन्स होता है व्हाट? लाइफ. और लोगोस मीन्स होता है व्हाट? स्टडी. बायोस मीन्स लाइफ and logos means study, means the study of living organism. means ये क्या है? It's a study of living organism. ठीक है. अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, वो चाहे एक बैक्टीरिया हो, वालेकुम अस्सलाम, चाहे वो एक प्लाज्मोडियम हो, चाहे वो एक फंगस हो, चाहे वो एक प्लांट हो, और चाहे वो एक एनिमल हो. ठीक है, ये सब के सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं. ठीक है, और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी. तो इसका मतलब बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट होती है. तो अगर यहां से स्टार्ट हो रही है तो पहला चैप्टर भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि बात किसकी हो रही है? लाइफ की. और वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? दैट इज सेल. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, या जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो सेल इज व्हाट? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, मतलब लाइफ का क्या है? ये बेसिक यूनिट है. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम मदिया. तो कहने का मतलब ये हो गया कि लाइफ का बेसिक यूनिट या लाइफ का फंडामेंटल यूनिट या लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि सेल है तो लाइफ है. समझ में आ रही? मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन सेल से स्टार्ट होगा. मतलब अगर लाइफ की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर लाइफ है तो कहां से स्टार्ट होगा? सेल से स्टार्ट होगा. ठीक है, देखो अमीबा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो भी क्या है? एक सेल का बना हुआ. ठीक है, तो बात अगर करें कि सेल है तो सेल से क्या स्टार्ट हो रही है? लाइफ. सेल से क्या स्टार्ट हो रही है? लाइफ स्टार्ट हो रही है. तो इसका मतलब है कि इसके पहले जो कुछ होगा वहां लाइफ नहीं होगी. बात समझ में आ रही? तो इसके पहले क्या है? अगर हम समझें, इसके ऑर्गेनाइजेशन को समझें, तो इसके पहले क्या है? तो देखो, पूरी यूनिवर्स में जो भी मैटर है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो सिर्फ नॉन लिविंग है कि लिविंग भी आता है उसमें? सिर्फ नॉन लिविंग आता है. मैटर इज व्हाट विच हैज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. उसमें क्या आता है? मैटर. मैटर में क्या आता है? लिविंग भी आता है, नॉन लिविंग भी आता है. और अगर लिविंग और नॉन लिविंग है तो मैटर पार्टिकल का बना है. और अगर एकदम छोटे पे जाए तो किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स. ठीक है, और अगर एटम से भी पहले जाए
तो किसका बना हुआ है बेसिकली? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एटम। एटम मिलके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? आप समझ में आ रहे? अब उसे मॉलिक्यूल्स में मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए। ये सारे मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, चाहे वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, डीएनए मिलेगा, ठीक है, आरएनए मिलेगा। तो कहने का मतलब ये तो है, इसके साथ साथ सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, ये सब भी मिलेगा। लेकिन ये जो डिफरेंशिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो एकदम खास किस में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मतलब अगर आप कहें कि आयरन की टेबल है, क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट है? नो, नहीं होगा, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये किस में पाए जाते हैं? तो जब ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल, जहां से क्या स्टार्ट हो जाती है? लाइफ। इसका मतलब उससे पहले लाइफ नहीं है। ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल, जो कि वहां से होती है स्टार्ट लाइफ। इसलिए कह रहे हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बात समझ में आ रही? अब जैसे घर है, घर का बेसिक यूनिट एक कमरा है। बात समझ में आ रही? कम से कम एक कमरा होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, उसको आप घर कहोगे। अब आप कहोगे कि मेरा घर एक कमरा है, ना बाथरूम है, ना किचन है, ना कुछ है, तो कहेंगे भाई वो कमरा है, रूम है, वो घर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो देयर इज अ बेसिक यूनिट। कोई भी फैक्ट्री काम करती है, उसकी भी यूनिट्स होती हैं। इसी तरह अगर आपका घर बना हुआ है ब्रिक्स का, तो ये ब्रिक्स छोटी छोटी मिल के तब ये वॉल बना रहे हैं, अल्टीमेटली घर बना रहे हैं। तो इसका मतलब हर चीज एक यूनिट की बनी हुई है। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी एक यूनिट है, ठीक है, उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और वो यूनिट क्या है? दैट इज सेल। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आगे क्या मतलब, यहां पे हमने बात की, अब इसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पे भी बात करेंगे। ठीक है, अब ये जब सेल मिलते हैं, क्योंकि आगे हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, व्हेन द सेल दे फॉर्म अ ग्रुप, दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर, बट दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज। तो सेल मिलके टिश्यूज बनाएंगे, इसको हम स्टडी करेंगे। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, इसोफेगस हो गया, ठीक है, आपके टंग हो गया, फिर उसके बाद आपका ये स्टमक हो गया, फिर इंटेस्टाइन हो गए, तो आप देखो लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे हमारे कई सारे सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, इन सिस्टम्स का प्रेजेंस ये नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म में ये सिस्टम पाए जाएंगे, जरूरी नहीं है। भाई एक सेल है अमीबा, उसके अंदर थोड़ी सिस्टम मिलेगा तुम्हें, वो तो सिर्फ एक सेल का। ये तब स्टार्ट होगा जहां से, कब स्टार्ट होता है मतलब, कुछ ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल पे ही होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ऑर्गन्स तो होते हैं लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम कब आएगा? सिस्टम तब आएगा जब ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। भाई आप भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक अर्थवर्म भी है, कॉकरोच भी है, बात समझ में आ रही है, एक प्लांट भी है। तो क्या जो आप में है सब सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं है? तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें, तो यहां पे एक जनरल वो है कि एक सेल मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम काम करे। जैसे हम अपना एग्जांपल लें तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो कितने सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, और ये जब सिस्टम मिलते हैं तो वो बनाता है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, या फिर हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। कहते हैं ना ह्यूमन की पॉपुलेशन, ये थोड़ी कहते हैं डॉग और ह्यूमन की पॉपुलेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन की पॉपुलेशन, यानी डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ह्यूमंस
मिलके एक पॉपुलेशन तैयार कर रहे हैं, और डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी तैयार करते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके क्या तैयार करते हैं? कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी तैयार होती है, ठीक है, कम्युनिटी क्या बनाता है? कम्युनिटी मिलती है तो वो बनाता है इको सिस्टम, एंड डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। अल्टीमेट मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, यानी पूरी जो पानी मौजूद है, जमीन मौजूद है, हवा जो मौजूद है, उसमें जो लिविंग, जहां पे लाइफ है, जहां तक एग्जिस्ट कर रही है, उस पूरे रीजन को बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो उसमें हर जगह लाइफ है? नहीं है ना। तो उसका जो हिस्सा जहां तक लाइफ है वो बायोस्फीयर है। पानी जो मौजूद है इस वक्त जमीन पे, ठीक है, तो पानी के हर हिस्से में लाइफ है? नहीं। तो जहां तक लाइफ है, मतलब वो पानी चाहे समुद्र हो, चाहे वो आपका रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे वो नल नल में आने वाला पानी हो, मतलब जो पानी मौजूद है, फ्रोजन लेक है, वो जो भी पानी मौजूद है, हाइड्रोस्फेयर, उसमें जहां तक लाइफ है वो बायोस्फेयर है। ठीक है, इसी तरह जमीन के हर हिस्से में लाइफ है? नहीं, लेकिन जहां तक लाइफ है वो बायोस्फीयर है। तो द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इट्स नॉट द पार्ट। ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, सॉरी, लिथोस्फीयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर, वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्ट हो रहा है कहां से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, आ रहा है सेल तक, फिर सेल से फिर आगे बात बढ़ती है। हम इस चैप्टर में सेल तक ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर में टिश्यूज की बात करेंगे। तो यहां पे जो सेल की बात हो रही है वो इसलिए बात हो रही है क्योंकि इट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, यहीं से लाइफ स्टार्ट हो रही है, इसके पहले लाइफ नहीं है, इसी से लाइफ स्टार्ट हो रही है, इसके बाद तक है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे हमने समझा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब इन शॉर्ट कि द लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सेल, सिंपल। यस अरुण? यस अरुण, एनी डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि सेल इज व्हाट? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, क्या मतलब हुआ? बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर हम सेल के बारे में कह रहे हैं कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना चाहे, बहुत आसान लैंग्वेज में समझना चाहे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, का मतलब कि सेल ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें वॉल है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक्स है, ठीक है, तो एक एक ब्रिक मिलके क्या कर रही है? इस पूरे वॉल को तैयार कर रही है। समझ में आ रही? तो इसी तरह एक एक सेल मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म को तैयार कर रहा है। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो सेल की वजह से। अब आते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पे। जैसे हमने बात की अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जिसमें कई सारे सेल्स होते हैं। अब मल्टी सेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने अमीबा का एग्जाम्पल लिया। अब यहां पे अमीबा में बात करें तो अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल है। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इसका जो एग्जिस्टेंस है वो उस पूरे एक सेल पे ही डिपेंडेंट है। तो हम ये भी कहेंगे ना कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो सेल की वजह से। समझ में आ रही? तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल इज व्हाट? द स्ट्रक्चरल ऑफ यूनिट, मींस सेल इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मींस सेल इज गोइंग टू गिव व्हाट? द स्ट्रक्चर टू एन ऑर्गेनिज्म।
फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट कि यहां पे ये बोल रहा है कि सेल इज व्हाट द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है वो सेल की वजह से, यानी सेल फंक्शन करेगा, देखो सेल फंक्शन करेगा तो फिर वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा। अगर सेल फंक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं करेगा। जैसे मसल सेल्स है, अगर मसल सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही? मसल्स मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, मसल्स शेप के लिए यूज होता है। तो अगर मसल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। आपके आई सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए आप देख नहीं पाओगे। समझ में आ रही है? आपके स्किन सेल्स अभी डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो बॉडी का फंक्शन होता है वो उसके सेल की वजह से होता है। वो सेल अगर फंक्शन कर रहा है उस पार्ट का, उस ऑर्गन का, उस टिश्यू का, तभी उस ऑर्गेनिज्म को फंक्शन मिलेगा, तभी वो फंक्शन कर पाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आई सेल, बहुत सारे होते हैं, रॉड्स होते हैं, कौन से होते हैं जो आपको कलर विजुलाइज कराते हैं, जो आपको लाइट विजुलाइज कराते हैं कि भाई कलर है, डार्क है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो आई सेल्स हैं अगर ये फंक्शन करेंगे तभी तो आपको साइट मिल रही है। भाई फंक्शन क्या है? साइट ना, आप देख पा रहे हो। अगर ये आई सेल फंक्शन कर रहे हैं तभी साइट फंक्शन है। अगर आई सेल डिस्ट्रॉय हो गया आप देख ही नहीं पा रहे हो। सिंपल। तो इसका मतलब है फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द फंक्शन ऑफ द सेल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब सेल फंक्शन करेगा तभी ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा। अगर सेल फंक्शन नहीं करेगा, सिंपल। जैसे मान लो कि कोई घर है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है, ठीक है, एंड ऑल रूम्स आर सेम, ठीक है। तो अब यहां पे अगर ये रूम फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये घर फंक्शन कर रहा है। अगर ये रूम फंक्शन नहीं कर रहा है तो घर फंक्शन नहीं कर रहा है, सब बंद पड़ा है, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे कि अगर वो सेल वर्क कर रहा है तो वो उसको, अब आप कहेंगे सर क्या अब वहां पे हजारों सेल होते हैं, अगर एक सेल फंक्शन नहीं करेगा, यहां पे ये बात नहीं हो रही है। अल्टीमेटली ओवरऑल फंक्शन इफेक्टेड हो रहा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे स्किन सेल है, एक डैमेज हो गया, ठीक है, बाकी तो काम कर ही रहे हैं, यहाँ मल्टी सेलुलर है। लेकिन जरा सोचो इस अमीबा की बेचारे की, अब ये अगर मान लो डिस्ट्रॉय हो गया तो अमीबा तो गया, रह ही नहीं, फिर बात समझो, तो वो खत्म ही हो गया। अब यहाँ पे हम मल्टी सेलुलर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंजरी हुई तो हम नहीं खत्म हो गए। हमारे पास ये एडवांटेज है मल्टी सेलुलर के पास, मतलब हमें थोड़ा पेन होगा, बहुत सारी चीजें हो सकता है, इस एरिया का लॉस भी हो जाए ड्यू टू सम, मतलब अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, लेकिन उससे उस पूरे बॉडी पे ये नहीं हो रहा कि इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, बिकॉज ऑफ द एडवांटेज विच इज गिवन बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे वही चीज बोल रहा है कि कहने का मतलब यहां पे है कि सेल का मतलब ये मत सोचो कि हाँ चलो दीवार थी, एक ईंट खराब है तो इसका मतलब पूरी दीवार, बात समझ में आ रही? ये नहीं हो रही है बात। बात ये हो रही है कि अगर सेल वहां का फंक्शन कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली वो इफेक्ट कर रहा है किसको? मल्टी सेलुलर है तो अगर वो टिश्यू को इफेक्ट कर रहा है, ऑर्गन, ऑर्गन कहते हैं ना, पैंक्रियास फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, तो ये ऑर्गन फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। आप देखिए हार्ट फेल हो जाता है क्या होता है? पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो गया, बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है। पैंक्रियास फेल हो गया, पैंक्रियास एक ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो फेल हो गया तो सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, डेथ। बात समझ में आ रही? एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस, भाई एक्सीडेंट में डेथ किससे होती है जनरली? भाई एक तो डैमेज हो गया, चलो पूरा पूरा डैमेज ही हो गया, पार्ट ही डैमेज हो गया, ठीक है, या पेन की वजह से या ब्लड लॉस की वजह से। भाई ब्लड लॉस हुआ, एक सिस्टम खत्म, ऑर्गेनिज्म खत्म, सिंपल। तो वहां पे एक अलग चीज, तो यहां पे ये कह रहा है कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल फंक्शन करेगा तो बॉडी फंक्शन करेगी। अगर सेल फंक्शन नहीं करेगा तो बॉडी फंक्शन या ऑर्गेनिज्म फंक्शन या ऑर्गन फंक्शन या टिश्यू फंक्शन नहीं करेगा, सिंपल। तो ये मतलब है चैप्टर की हेडिंग का, दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द फंडामेंटल? फंडामेंटल बेसिक को ही कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन माइंड में कुछ भी आ रहा हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे कोई तो क्वेश्चन होगा? कुछ नहीं है, जरा सा भी नहीं?
अब बात करेंगे डिस्कवरी की। डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो यहां पे उन डिस्कवरीज की बात करेंगे जिन्होंने रिमार्केबल चेंज किया, मतलब चेंज लाए इन हिस्ट्री ऑफ सेल, इन इंफॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट हुक ने किया तो उससे पहले सेल के बारे में कुछ नहीं, एकदम सब जीरो था, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने जो काम किया वो बहुत ही मतलब जबरदस्त काम किया, जिससे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मिला इस फील्ड को। बात समझ में आ रही? तो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और इसने जब किया तो एक बहुत ही जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट जो उस वक्त तक बन चुका था उसका नाम था माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप, एक्चुअली माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था एक मींस दूसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ज़ेकेरियस जेंसन, ठीक है। ज़ेकेरियस जेंसन, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, शायद यही है, ज़ेकेरियस जेंसन। ये डच ऑप्टिमिस्ट मतलब ऑप्टिशियन थे, मतलब लेंसेस पे काम करते थे सारी चीजें। और माइक्रोस्कोप में होता क्या है, लेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से इमेज एकदम मैग्नीफाइड दिखती है, बड़ी होकर दिखती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, आप आजकल तो बहुत तरह के माइक्रोस्कोप है, बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है। तो ये टूल था जो उसने मतलब इन्वेंट किया था। फिर सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी जो है, जब इस फील्ड में जरूरत पड़ी तो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी में भी यूज किया और सेल को देखने के लिए यूज किया। और जो रॉबर्ट हुक ने, माइक्रोस्कोप आ चुका था, ठीक है, लेकिन अपने स्टडी के अकॉर्डिंग उसने उसको डिजाइन किया, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं हुक्स माइक्रोस्कोप। ये था, दैट इज अ हुक्स। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वो ये माइक्रोस्कोप था, ठीक है। ये पीएस माइक्रोग्राफ की इमेज है, ये देखिए। तो ये इमेज, ये माइक्रोस्कोप जो है उसने रॉबर्ट हुक ने यूज किया था, ठीक है। और अपनी स्टडी को परफॉर्म किया। इसलिए बहुत सारे बुक्स में जनरली लिख देते हैं कि रॉबर्ट हुक इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। एक्चुअली माइक्रोस्कोप नहीं इन्वेंट किया था, लेकिन जो माइक्रोस्कोप उसने यूज किया, डिजाइन किया, तो जाहिर सी बात है कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, तो इस वजह से कहीं कहीं बुक में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया और इसने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया, क्योंकि यही था जिसने बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन किया, और वो था ओक ट्री। ओक ट्री, उसका साइंटिफिक नेम था क्वेरकस सुबेर। और इस ओक ट्री का क्या लिया, बार्क यानी छाल जो होती है। और माइक्रोस्कोप में एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपको स्पेसिमेन को आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको ऐसा नहीं होता बहुत मोटी मतलब स्पेसिमेन लेना होता है, बहुत उसको थिन करना पड़ता है, बहुत पतला, इतना पतला कि इतना ना हो कि वो पूरा डैमेज ही हो जाए, ठीक है। इसलिए उसकी मतलब बहुत प्रैक्टिस की जाती है। तो उसको इतना करते हैं कि लाइट उससे पास कर जाए, क्योंकि लाइट अगर पास नहीं करेगी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ रही? तो स्पेसिमेंस हम ऐसे लेते हैं जो बहुत ही थिन होते हैं, इसलिए आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, देखा है उसको, काम्या मैम ने कराया था, कराया, देखा माइक्रोस्कोप में। तो कैसा था स्पेसिमेन, बहुत पतला। क्यों उसको इतना पतला रखते हैं कि वो डैमेज भी ना हो, हमारी स्टडी भी हो जाए, ठीक है। इसीलिए एक पूरा एक मशीन आती है, माइक्रोटोम कहते हैं, यानी कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे थिक स्लाइस, सॉरी थिन स्लाइसेस हमें चाहिए होते हैं यूनिफॉर्म लेंथ के, तो जनरली हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम सेक्शंस को काटते हैं या हम माइक्रोटोम का भी हेल्प लेते हैं, ठीक है। वो मशीन होती है, उसमें फिक्स करके सैंपल उसको चला देते हैं, तो वो इतनी थिन थिन स्लाइसेस तैयार कर देता है कि बहुत इजीली और यूनिफॉर्म मतलब विड्थ की हमें मिल जाती है, ठीक है। बहरहाल तो उसको इसीलिए थिन रखते हैं ताकि जब आप उसको रखें माइक्रोस्कोप के ऊपर तो लाइट जब आए तो वो क्रॉस करे, ठीक है। क्रॉस करेगी तभी आप तक पहुंचेगी और फिर आप वो इमेज देख सकते हो, क्योंकि लाइट का यही कॉन्सेप्ट है, इमेज का यही कॉन्सेप्ट है, लाइट उस ऑब्जेक्ट से पढ़ के आएगी तभी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इस वजह से बहुत थिन सेक्शन रखते हैं, तो उसने भी बार के थिन सेक्शंस रखे और जैसे ही अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया
तो उसको कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया इस टाइप से, जैसे छत्ता होता है, ठीक है, बी हाइव, तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिए, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इस टाइप से, ये देखो, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, ये देखो इस टाइप से देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई दिया। तो इसका फिर नाम उसने दिया सेल्यूला, सेल्यूला, ये टर्म दिया, और यहीं से फिर टर्म दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, छोटा सा कमरा, चलिए सेल, सेल जो है सेल फोन, सेल, ठीक है, प्रिजन को भी सेल बोलते हैं, और यहां से फिर टर्म डिराइव हुआ सेल। तो रॉबर्ट हुक ने जब डिजाइन किया अपने माइक्रोस्कोप को, तो उसने ये जो ऑब्जर्व किया, तो एक्चुअली ये जो सेल्स होते हैं वो डेड, ये टिश्यूज जो होती हैं वो डेड सेल्स, तो एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था, डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि ये सेल्स प्लांट के डेड पार्ट होते हैं, ठीक है, द बार्क ऑफ द ट्री एंड ऑल। तो ये था पहला काम जो कि किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और फिर उसके बाद अपने वर्क को पब्लिश किया, ओके, माइक्रोग्राफिया मतलब रिसर्च जर्नल था जिसमें पब्लिश किया। फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ी, इसीलिए उसका नाम लेते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है ये काम किया। अब आते हैं नेक्स्ट 1674, क्या दैट इज ए वी ल्यूवेनहीक। इनके साथ खास काम का, इसीलिए बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है एंटनी वॉन, दैट इज सॉरी एंटन वॉन लीवेनहीक, ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लीवेनहीक माइक्रोस्कोप, देखो दिस इज लीवेनहीक माइक्रोस्कोप, एकदम नायाब, एकदम अलग, देख रहे हैं यहां पे रखा हुआ है क्या आपका स्पेसिमेन, एकदम अलग है, एकदम नया, एकदम जैसे कहते हैं ना कि दुनिया से हटके। इसीलिए, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि जो माइक्रोस्कोप तो उसने जो डिजाइन किया था, एक्चुअली उसने इन्वेंट किया था, लेकिन माइक्रोस्कोप मशीन तो पहले ही इन्वेंट हो चुकी थी, लेकिन उसने जो डिजाइन किया था, द माइक्रोस्कोप विच ही डिजाइंड, तो वो सही भी है कि ही इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप विच वाज डिजाइंड बाय हिम, ओके, बिकॉज एकदम डिफरेंट था। बस समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप देखो तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर हुक्स ने अपना डिजाइन किया, ठीक है, फिर एवी लीवेनहीक ने किया, और उसने जो देखा सबसे पहले क्या देखा? लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था, यस। इसने जो ऑब्जर्व किया, जैसे कुछ प्रोटोजोअन्स थे, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उनको ऑब्जर्व किया था, ठीक है, आरबीसी को ऑब्जर्व किया था, ठीक है, स्पर्म सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ऑब्जर्वेशन किसने किया था? एवी लीवेनहीक ने किया था। और इसने वो जो फर्स्ट लिविंग सेल जो देखा था, उनको बोला था, जो उसने खुद देखा था, एनिमल क्यूल्स बोला था, एनिमल क्यूल्स, ओके, क्योंकि वो स्विम कर रहे थे इधर उधर, तो उसने कहा कि कुछ मूविंग टाइप है। तो 1674 में हमारे एवी साहब आए और उन्होंने लिविंग सेल देखा और बताया कि हाँ भाई सेल होते हैं, और उसके बारे में और डिटेल बताएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और भी साइंटिस्ट आए, लेकिन हम देखेंगे मेन जो माइलस्टोन रहे सेल की इंफॉर्मेशन में, या लाइफ सेल्स, यस जुनैद, लिविंग सेल्स, और उनको एनिमल क्यूल्स बोला, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दैट इज 1831, रॉबर्ट ब्राउन। और इसने क्या किया? यस अनस, इन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी दी थी, that he discovered what? Nucleus.
इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। आप समझ में आ रही? ऑर्चिड प्लांट में, चलिए लिख ले, दिमाग में आ गया। ऑर्चिड प्लांट रूट, उसके रूट में न्यूक्लियस को देखा, तो मतलब देखा तो पहली बार उसने, ऐसा नहीं है कि भाई और लोगों ने देखा होगा तो नहीं, लेकिन हाँ उसने मतलब जाहिर सी बात है चीजें देखी, तो भाई उसने, किसी ने बोला ये न्यूक्लियस है, किसी ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बोला, किसी ने साइटोप्लाज्म के बारे, ऐसे ही धीरे धीरे इंफॉर्मेशन ऐड होती चलेगी और पूरे सेल के बारे में हमें पता चला स्टेप बाय स्टेप। नहीं, प्रोटोप्लाज्म नहीं, दैट इज द न्यूक्लियस। ओके। अच्छा, ये भी है कि इस वक्त तक मतलब ये भी हुआ कि हाँ चलो सेल है तो सेल की बाउंड्री भी होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी अगर देखा जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं बतानी है ना कि पता चला कनेक्ट करें कि इस वक्त तक क्या आ चुका था, इस वक्त तक क्या जा चुका था, तो इतना तो फिर कंफ्यूज ही हो जाओगे। तो हमें सिर्फ स्पेसिफिक रहना है कुछ चीजों पे, ठीक है। तो 1831 दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि 1835 डुजार्डिन, ठीक है, इसने क्या डिस्कवर किया, कुछ पता है? ओके, इसने जो है सेल में ये देखा कि कुछ सेमी लिविंग, जिसको कहते हैं, सॉरी इट्स नॉट सेमी, सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल है, और उसको इसने क्या बोला, सार्कोड, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि सार्कोड जो टर्म दिया, मतलब किसको दिया गया, वो जो सेल के अंदर सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल होता है उसको दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 1839 में पुरकिंजे साइंटिस्ट था, यस, उसने सेम टाइप मटेरियल प्लांट में ऑब्जर्व किया। मतलब इसने तो एनिमल में ऑब्जर्व किया, इसने कहां ऑब्जर्व किया, प्लांट में, इसी को सिमिलर टाइप मटेरियल, इसी को ऑब्जर्व किया। ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म किस में भी होता है भैया, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, हर जगह होता है, ठीक है। मतलब कुछ जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, अब जाइलम की बात करें उसके सेल में बात, तो वहां पे नहीं मिलेगा आपको, वो एक अलग चीज है, लेकिन जनरली मिलेगा। अरे दिस इज नॉट टेक्स्ट बुक, तो ऑब्वियसली कुछ चीजें तो बतानी पड़ेंगी, टेक्स्ट बुक, चलो कुछ चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है, ताकि कनेक्ट कर सके उसको, ठीक है। तो अगर हम प्लांट की बात करें कि उसने सिमिलर मटेरियल प्लांट में बोला और उसको टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रो का मतलब होता है पहला, ठीक है। तो इसको कहते हैं द फर्स्ट सब्सटेंस, ठीक है, द फर्स्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो बात आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लड़ाई आगे बढ़ती गई, ठीक है। बहुत गुस्सा थे साइंटिस्ट सब कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लड़ाइयां शुरू कर दी आपस में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते, तो अब उसमें क्या हुआ, अब आए दो मेन साइंटिस्ट, ठीक है, यस, और दोनों को कुछ नहीं पता एक दूसरे के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हाँ चलो यहाँ पे तो होगा, अच्छा तुम भी वही काम कर रहे हो, चुरा लिया मेरा काम तुमने, ठीक है, यहाँ तो यही शुरू हो जाएगा, वहां कुछ नहीं। वजह थी, एक तो अवेयरनेस इतनी नहीं थी, डिस्टेंस कम ज्यादा था, कम्युनिकेशन सोर्सेज बहुत कम थे, इस वजह से ये नहीं होता था आज की, अच्छा व्हाट्सएप, व्हाट ड्यूड व्हाट यू आर डूइंग, अच्छा ये रिसर्च चल रही है, मेरा तो ये काम चल रहा है, एंजाइम निकले ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो अब यहाँ नहीं चल रहा है, वहां पे तो पूरे लेटर्स जा रहे हैं, फिर महीनों जा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस आ रहा है जवाब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हाँ उस वक्त टेलीफोन्स तो आ चुके थे, यस, टेलीफोन्स आ चुके थे, तो कहने का मतलब कम्युनिकेशन वाज नॉट सो फास्ट, जिसकी वजह से एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत वो रहता था, और साइंटिस्ट अपने काम में लगे रहते थे, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का काम हुआ 1838 में, एक का काम हुआ 1839 में। अब देखो ये भी 1839 में है, तो बहुत सारी चीजें पैरेलल चलती है, समझ में आ रही, ये नहीं हो रहा अच्छा तुमने ये काम कर लिया अब मुझे करने दो, ये नहीं चल रहा है, अब वो अलग काम कर रहे हैं, वो अलग, इससे अंदाजा लगाओ कि काम हो रहा है सब आसपास, ठीक है। कोई न्यूक्लियस डिस्कवर कर रहा है, कोई मेम्ब्रेन डिस्कवर कर रहा है, कोई सेल वॉल डिस्कवर कर रहा है, कोई जो है वो, लेकिन काम उसी पे हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजें होती हैं जो
डिसाइडेड होती हैं, काम हो रहा है, सेल के बारे में पता चल रहा है, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन रिसर्च हो रही है, बाद में कलेक्ट होकर हमें सेल के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो सोचो मतलब क्यों इसी वक्त, क्यों 1831 1830, ऐसा भी तो हो सकता है 1500 में हो गया फिर 2000 में होता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जब आप हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, बायोलॉजी हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स हो, तो उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्रिएट होती है जिसमें बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। अब वो आपको बताती है उस सब्जेक्ट की लाइफ को। अच्छा यहाँ पे ये हो रहा था, अच्छा ये चीज यहाँ पे हो रही थी, पैरेलल ये चल रही थी, अच्छा डीएनए का भी काम चल रहा है, उधर जेनेटिक्स का भी काम चल रहा है। हाँ समझ में, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो कहने का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट मिल रहा है अनजाने में। इसका मतलब कोई है ना जो डाल रहा है दिमाग में, अच्छा इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, ये ढूंढो वो ढूंढो, डिस्कवर हो गया, पता भी नहीं था, देखा अच्छा कुछ बाउंड्री दिख रही है। ठीक है तो सेकेरिस जेनसन ने माइक्रोस्कोप बनाया कब? 17th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, 1570 या 16th सेंचुरी में। कब यूज हो रहा है? आप देखो 19th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में भाई, 1665 क्या मतलब 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी, और उसने 1590 1580 में तकरीबन इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप। तो कहने का मतलब सोचो कितना गैप, उसने सोचा था कि मैं बनाऊंगा तो सेल के लिए यूज होगा। ठीक है, तो उसने किया, उसकी जो जरूरत थी उसके हिसाब से किया। तो चीजें चल रही हैं, बन रही हैं, अपने आप नहीं हो रही हैं, कुछ डायरेक्शंस के साथ हो रही है। और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कुछ डायरेक्शन के साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि अच्छा स्कोर करो और कंपटीशन क्वालिफाई करो। ठीक है तो दो साइंटिस्ट थे 1838 और 1839 में। एक का काम भाई साहब का हो रहा था प्लांट पे, और एक काम कर रहे थे एनिमल सेल पे। ये दोनों एकदम अलग अलग है। ये भी नहीं है कि हाँ चलो कि मीन्स एक ने प्लांट लिया, चलो अच्छा उसने ये वाला प्लांट लिया, मैं दूसरा प्लांट ले लेता हूँ। ये भी चलता है रिसर्च में, कॉपी पेस्ट। अच्छा तुमने मैग्नीशियम आयन को यूज किया, मैं कॉपर आयन को यूज करके देखता हूँ क्या इफेक्ट आ रहा है। यही सब चल रहा है। ठीक है, तो 1838 में जो भाई साहब थे वो जर्मन थे, और वो एक बॉटनिस्ट थे, और उनका शुभ नाम जो था वो था एमजे श्लाइडन। ठीक है, श्लाइडन 1838, ही वॉज अ बॉटनिस्ट। ठीक है, और दूसरा जर्मन zoologist, zoologist मीन्स एनिमल पे काम, और इसका काम क्या था? दैट इज नाम, सॉरी नाम क्या था? दैट इज या टी शॉन, दैट इज थियोडर शॉन। तो एक काम कर रहे हैं किस पे? प्लांट्स पे, और एक काम कर रहे हैं एनिमल्स पे। याद रखना ये जितने भी बायोलॉजिकल टर्म्स है ना, इनमें कभी कोई गलती मत करना। मेरे लिखने में कभी कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, लेकिन आप लोग गलती ना करना। ठीक है, क्योंकि नाम, बायोलॉजिकल टर्म्स, ये सारी चीजें एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। एज अ बायोलॉजी टीचर बिल्कुल इस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई वो नहीं है। ठीक है, हाँ दूसरी चीजें अगर अप डाउन हो गई, पता चला आप लिख रहे थे द प्लांट हैज गॉड, अब हैज की जगह हैव लिख दिया तो वो बात अलग हो गई। लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म लिख रहे हो, उसके यहाँ साइटोप्लाज्म लिख दिया, प्रोटोप्लाज्म लिख दिया, प्रोटोप्लाज्मा लिख दिया, तो ऑब्वियसली वो तो चेंज ही हो गया। तो बायोलॉजिकल टर्म्स, साइंटिफिक नेम्स, इन सारी चीजों पे बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस के ऊपर। ठीक है, नहीं तो पूरा पूरा सब गलत हो जाता है। इवन जब साइंटिफिक नेम्स की बारी आती है तो मैं तो जीरो देता हूँ सीरियसली। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल टर्म्स गलत, न्यूक्लिक एसिड लिखना है NuClIc लिख दिया, गलत, क्योंकि ClEIC है, क्योंकि वो टर्म है, वो एज इट इज आपको याद करना है। तो बायोलॉजिकल टर्म्स और साइंटिफिक नेम्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एज इट इज स्पेलिंग के साथ याद करना होता है। ठीक है, और मैं जैसे अगर कोई मिल गया बायोलॉजी का टीचर तब तो जीरो ही देगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी मिले थे जीरो मेरे टीचर से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1838 इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जब काम किया तो इन्होंने ये कहा यस ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या बोला? ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। और यहां पे एक साल बाद, यानी जब इन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। ये बोला।
अब इन्होंने कहा कि अरे हम दोनों तो एक ही चीज पे काम कर रहे थे भाई, भाई तुम प्लान पे कर रहे थे, एनिमल पे कर रहे थे, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाते हैं दोनों साथ में आ जाते हैं। अब फिर इन्होंने कंबाइन किया और बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये बोला उन्होंने, और इस यही यही मेन फॉर्मुलेशन है सेल थ्योरी का। इसीलिए कहते हैं कि श्लाइडन एंड शोन प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इन्होंने क्या किया, याद रखना टर्म, प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया, क्या कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, वो क्या है, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्स। और आज हम जानते हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, सब के सब सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, दैट इज अ मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, सेल थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन ये क्या है, बेसिक पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो इन्होंने दे दिया, अब बात हो गई, ठीक है, बात आगे बढ़ती है। तो तकरीबन 1855, ठीक है, 1855 में एक साइंटिस्ट और आते हैं, उन्होंने काम किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। उनका नाम क्या था, दैट इज रुडोल्फ, दैट इज वर्शो। इन्होंने काम किया और इन्होंने सेल थ्योरी में एक पॉइंट ऐड किया, इसीलिए कहते हैं कि रुडोल्फ वर्शो ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाई किया। और मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए कहते हैं ना, कोई अगर चेंज करना चाहे तो पहले देखो वो चेंज क्या कर रहा है। नहीं 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 भाई, चेंजेस मुझे नहीं पसंद है, नहीं नहीं, अरे क्या आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अरे ऐसे कैसे, ये सब नहीं, पहले देखो क्या चेंज है। कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं, ठीक है, चेंजेस को एक्सेप्ट बहुत देर में करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चेंज अगर है, मॉडिफिकेशन है, देखो कि वो मतलब बेहतरी के लिए है, तो उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो आपके फिलहाल अगेंस्ट दिख रहा हो। ठीक है, तो ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला उन्होंने कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। उन्होंने क्या क्या बोला, दैट इज ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला, दैट इज ऑल सेल्स, यस, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी सेल सेल से ही अराइज होता है। ये नहीं है कि बैठ के ईटे वीटे थे वहां पे पता चला कि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला। ठीक है, तो उसके बाद हम, अच्छा ये क्यों, क्योंकि ये, अच्छा अब ये दोनों पॉइंट्स कहां बन जाते हैं, ये सेल थ्योरी का पॉइंट बन जाता है। दैट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड all cells arise from pre-existing cells. These are the two main points of cell theory. So that was proposed by Schleiden and Schwann and modified by Rudolf Virchow. ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट, कहीं भी कोई माइंड में कोई क्वेश्चन, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिल की बात बताना चाहते हैं, हाँ सर ये सुना था मैंने क्लास में, ये बताया सर ने, ये बताया, तो ऐसा कुछ डाउट है तो पूछो। अच्छा यही सब बताया या इससे ज्यादा बताया या इससे कम बताया, ये भी बताओ। चलो ये तो गए, हाँ बताओ। यस जल्दी बताइए भाई फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत कहानी बाकी है सेल की। सेल तो इतना पढ़ाते रहे पूरे साल खत्म नहीं हो। पायरोगारा आपका प्लांट है, इट्स एन एक्वेटिक प्लांट, एल्गी है बेसिकली। हाँ तो वो प्लांट में आएगा, एल्गी में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कहानी तो अभी शुरू हुई है, ये तो बहुत कुछ बाकी है।
बहुत कुछ बाकी। सेल में बता रहा हूँ, अगर डिटेल में पढ़ाना शुरू किया तो एक चैप्टर ही पूरे साल में खत्म होगा। इतनी चीजें हैं सेल में, सिर्फ सेल में। मतलब अगर वाकई सही से पढ़ाना शुरू किया, ये नहीं कि सिलेबस ही कंप्लीट कराओ, बहुत सारी चीजें अपने आप को रोकना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज खुलती चली जाती है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, देखिए मैं मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाओ, मतलब ये है कि चीज है, मतलब वो सब्जेक्ट उतार दो बस किसी तरीके से, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले ये बिलीफ होता था कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से आती है। तो आप कहेंगे आपने भी तो यही बताया कि भाई एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो एटम बना रहे, एटम मॉलिक्यूल बना रहे, मॉलिक्यूल सेल बना रहे, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो ये क्या बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। जैसे ही कुछ एग्जाम्पल दो, मतलब उनका ये बिलीफ होता था कि एक घड़ा है, अर्दन पॉट, उसमें आप कुछ वो डाल दो, अरे ग्रेन्स, ठीक है, और उसमें अपनी पसीने में सनी हुई शर्ट डाल दो और उसको ढक दो, 21 दिन बाद वो चूहा बन जाएगा। अब ये थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस है, मतलब लाइफ, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग से क्रिएट होते हैं, ये बिलीफ था। दूसरा बिलीफ ये था कि भाई होता था ना भाई, अरे नहीं भाई जाहिर सी बात है कहीं से आ गया होगा, एंटर कर गया होगा छेद वेद करके या जैसे भी, ठीक है, नहीं बन रहा ना। लेकिन ये बिलीफ था क्योंकि उस वक्त नॉलेज कम थी ना, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीजें, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, लुइस पास्टर ने किया, एस ने एक्सपेरिमेंट किया प्रूफ करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, अभी नाम नहीं याद आ रहा, उसने मीट पे किया था, पैलेंजीनी और समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नाउ। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसको फिर डिस्प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बनता है, ऐसा नहीं है। जैसे गड्ढा है, पानी भर गया, बारिश हुई, मछलियां आ गई, इसका मतलब मिट्टी से मछलियां आ रही हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है मछलियां आ गई, तो जाहिर सी बात है आपने देखा भी होगा, गड्ढा कनेक्ट हो गया तो ठीक है, बारिश हुई, पानी भरा, कोई लेक रिवर करीब में होगा, उससे पानी बाहर आया, उससे छोटी छोटी मछलियां बाहर आ गई होंगी, इधर तक पहुंच गया, अब वो डिस्कनेक्ट हो गया, अब गड्ढे में रह गया सिर्फ, ठीक है, तो मछली तो उसमें दिखेगी दिखेगी। ये बिलीफ हुआ करता था, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये कहीं और चल रहा है सोचो, और ये काम कहीं और चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट फिर लुइस पास्टर ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, लाइफ है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आएगा। और वही बात क्या बोली? दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम पी, यानी सेल से ही सेल आएगा। ये नहीं है कि दीवार है फिर कल पहुंचे अच्छा 2 सेल नए तैयार, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टेबल पे छोड़ के गए लैपटॉप, पता चला 2 बड़े बड़े सेल तैयार, ऐसा नहीं होगा। तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं ना भाई, रिप्रोडक्शन होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर सेल तैयार होगा, लेकिन वो सेल से ही आएगा। सेल 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 जो बनेगा वो सेल से ही बनेगा भाई। उस सेल के अंदर मॉलिक्यूल, उसके अंदर भी एटम है, ये नहीं है कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर बार जो है वो बना रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल और नए नए सेल रोजाना तैयार हो रहे हैं, ठीक है। भाई नए सेल रेडी हो रहे पुराने सेल से, तो डिवाइड करते हैं, पुराना सेल खत्म हो जाता है। भाई नया सेल है, वो सेल जो है वो जब डिवाइड करता है तो वो जो 2 न्यू सेल है तो पुराने तो खत्म ना, बात समझ में आ रही है? तो वो प्रोसेस फॉलो होता है, इसीलिए यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दोनों पॉइंट्स बने और ये क्या बना? सेल थ्योरी। लेकिन क्या ये बताओ, मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं दीवार किसकी बनी हो तो आपका आंसर क्या हो? ब्रिक्स और सीमेंट। तो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल के बने हुए हैं, मतलब सेल सेल है चिपक गए एक दूसरे में, बस तैयार हो गया। इसीलिए अगर हम सेल पॉइंट्स के फर्दर पॉइंट्स को देखें तो हम ये बोलेंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सिर्फ सेल के नहीं बने हुए, तो ये मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि ऑल सेल्स, सॉरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हुए। ठीक है। सेकेंड,
all cells are alike in function, in structure and metabolic activities. यानी अलाइक मतलब अब ये नहीं कि कॉपी बोल रहा है, लेकिन अलाइक इन स्ट्रक्चर का मतलब कोई सा भी सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो रैट का हो, चाहे वो प्लांट का हो, सबके अंदर आपको फैट मिलेगा, सबके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, सबके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सबके अंदर आपको वाटर मिलेगा, बात समझ में आ रही, सबके अंदर आपको सॉल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो, हाँ ये बात अलग कि प्रोटीन अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन है वो प्रोटीन ही। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो प्लांट्स में स्टेरॉल्स है तो वही ग्रुप, लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दे आर अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सिंपल जो एक्टिविटीज है कि हर सेल को एनर्जी की जरूरत है, उसमें रेस्पिरेशन हो गई होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो कहने का मतलब है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, हर सेल में वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वो वेस्ट उस सेल से बाहर निकलेगा। तो जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सब में क्या है, सेम है। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पार्ट। अच्छा हाँ ठीक है, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द फंक्शन ऑफ द सेल, इसीलिए हम बोलते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट वन, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो हमने पॉइंट लिखा था। ठीक है, तो ये कुछ कहते हैं ना कि एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है किसका, सेल थ्योरी का। लेकिन अगर सेल थ्योरी के दो बेसिक पॉइंट्स, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, सेकंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि अब मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो इंप्रूव करके एड ऑन करके सेल थ्योरी को बनाया गया। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात सिर्फ सेल का नहीं है, सेल और उसके प्रोडक्ट्स के, जैसे एक दीवार ब्रिक है, सीमेंट है, सारी चीजें, तो उसी तरह ऑर्गेनिज्म भी है, तो वो किसका बना है, सेल और उसके प्रोडक्ट का बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो बहुत जरूरी है समझना। एक एलिमेंट्री लेवल पे देखेंगे, जाहिर सी बात है कि माइक्रोस्कोप क्या है और क्या उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या उसका प्रिंसिपल है, वर्किंग है, इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे। चलिए इसको कर लीजिए। मेरा प्लान था माइक्रोस्कोप मंगाने का, मतलब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, लेकिन इत्तेफाक से जो है वो आ नहीं पाया। मैंने सोचा था कि इस लेक्चर को जब भी स्टार्ट करूंगा तो माइक्रोस्कोप आ जाएगा मेरे पास, लेकिन देखते हैं। और बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप था, मतलब वो तकरीबन 4800 का या 4900 का था, तो अमेजोन पे वो उसमें चल रहा था, अरे ऑफर में चल रहा था। ठीक है, तो बस मैंने मिस कर दिया, अब वो निकल गया ऑफर। ठीक है, फिर वो पहुंच गया उसी पे, उसी प्राइस पे, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो है, और दिन कुछ हुआ तो शायद माइंड से निकल गया, कुछ था मिडिल में भी सकता है, कोई बात नहीं। ओ डन सर, यस, नहीं आ सकता है बिल्कुल, अब उसको देख बिल्कुल, क्योंकि मैंने सोचा था उसको करके फिर लाइव में दिखाऊंगा सेल्स की फोटोग्राफ। बहरहाल जब तक हम नेट को भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे चीज़ें और ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो गया 1.5 साल हो गया, वही सारी चीज़ें कुछ अब नहीं आनी चाहिए, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस आने चाहिए, माइक्रोस्कोप आने चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, लेट मी टेक बहुत सारे माइक्रोस्कोप हैं, कुछ सिंपल सा ले लेते हैं।
लेट अस टेक एनी सिंपल वन। कहाँ चले गए भाई, इसी को ले लेते हैं करने के लिए, फिर वो करना। बहरहाल ये कुछ हाई फाई टाइप का दिख रहा है, बहरहाल ले लेते हैं। ये डिजिटल टाइप का है। अब देखो माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप क्या है, बेसिकली दीज आर व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, लेट मी टेक दैट स्टूडेंट माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो आप लोग के लैब में रखा होता है ना, उससे ज्यादा आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, सॉरी फ्यू मिनट तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक इमेज मिली है, इसी को लेता हूँ मैं। भाई साहब आप हट जाइए। तो ये जनरली हमारे लैब्स में माइक्रोस्कोप रखा होता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्टूडेंट माइक्रोस्कोप, ताकि स्टूडेंट इसको हैंडल कर सके इजीली। ठीक है अब देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोप क्या, एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, और ये किस पे काम करते हैं कि लाइट जो है वो पास करती है किससे, स्पेसिमेन से, फिर वो पहुंचती है कहां, आई तक, और क्या हमारे आई में बनती है, इमेज। और इमेज कैसी बनती है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बनती है। ठीक है, तो क्योंकि जनरली माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, लाइट एज अ सोर्स यूज होता है, तो उन माइक्रोस्कोप्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट व्हाट, लाइट माइक्रोस्कोप। जैसे यहां पे इस वक्त हमारे पास क्या है, एक लाइट माइक्रोस्कोप है। क्यों, क्योंकि एज अ लाइट को यूज करें एज अ सोर्स। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे इसकी बात करें माइक्रोस्कोप की, तो ये तो प्रिंसिपल है कि भाई लाइट से ही इमेज दिखेगी। अच्छा, आगे भी माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मींस जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज किया जाता है इमेज को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे तो लाइट को यूज किया जा रहा है, तो इट्स कॉल्ड व्हाट, अ लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप मतलब हल्का नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे बात करें तो ये हमारा क्या है, देखो ये है मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है हमारा जो यूज होता है। ये क्या है, इट्स अ बेस, और इसीलिए माइक्रोस्कोप को हमेशा बेस से पकड़ते हैं। ये होता है हमारा आर्म, देख लो, मतलब जरूरी नहीं कि बनाओ इसको बैठ के, मतलब समझ लो कि क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आर्म कहलाता है। ठीक है ये बेस हो गया, ये मिरर हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया आपका, ये आर्म हो गया। इसको कहते हैं इंक्लिनेशन जॉइंट। इससे क्या होता है, आप माइक्रोस्कोप को टिल्ट कर सकते हो, मतलब आप खड़े होकर भी देख रहे हैं, आप बैठ के देखना चाहते हैं तो आप उसको टिल्ट कर लो, तो आप आराम से बैठे बैठे भी इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है इंक्लिनेशन जॉइंट। ठीक है, फिर ये हमारा कहलाता है क्या, डायफ्राम। इससे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को हम सेट करते हैं। ठीक है, कि लाइट ज्यादा ना आए, कम ना आए, मतलब जाहिर सी बात है अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एकदम ज्यादा आएगी ब्राइट, बहुत ज्यादा तेज, तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा, फिर आंख पे भी फर्क पड़ेगा। बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, इमेज ही नहीं दिखाई देगी। तो उससे अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करते हैं, सेट करते हैं। ये कहलाता है हमारा स्टेज। ठीक है, यहां पे क्या रखते हैं हम, अपनी स्लाइड। ठीक है, और ये कहलाती हैं क्लिप्स, जिससे हम उस स्लाइड को होल्ड कर देते हैं, ताकि आप जब टिल्ट करोगे तो गिरेगा नहीं, वो स्लाइड नहीं गिरेगी। ठीक है, अच्छा, अब स्लाइड जब रखते हैं तो जो स्पेसिमेन होता है वो इसी पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहीं से लाइट आएगी। क्योंकि देखो, जब लाइट आएगी तो लाइट जब फॉल करेगी इसके ऊपर, तो रिफ्लेक्ट करके इससे पास करेगी, इससे पास करेगी यहां से। ठीक है, अंदर अंदर, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, एक्चुअली यहां से नहीं, अंदर अंदर पास करेगी। ठीक है, और ये हमारे कहलाते हैं क्या, ये जो लेंस कहलाते हैं ये कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ये अलग अलग पावर के होते हैं। ठीक है, 10x के होते हैं, 45x के होते हैं, जनरली यही दो यूज होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा पावर ले जाएंगे तो वहां पे आपको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ही
डार्क इमेज वहां पे दिखाई देती है। जनरली 10x पे हम देखते हैं, बहुत कुछ जूम करना हुआ तो 45 पे जाता है, लेकिन 45 पे बहुत हमें प्रिसीजन के साथ करना पड़ता है, क्योंकि स्पेसिमेन और लेंस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस बचती है। अगर जरा सा आपने किया तो लेंस ब्रेक कर जाएगा। तो बहुत ही वहां पे हमें एहतियात की जरूरत होती है जब हम 45x को, 45x का मतलब ये हो गया 45 टाइम्स, 10x का मतलब क्या हो गया 10 टाइम्स, तो वो मल्टीप्लाई मतलब वो लेंस के पावर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कहलाता है नोज, जिस पे लेंस लगे हुए होते हैं यहाँ पे, तो ये स्क्रू पे होते हैं, तो आप इनको खोल भी सकते हैं, ठीक है। और ये घूमता भी है, रिवॉल्व भी कर सकता है। ये क्या करता है कि रिवॉल्व जब करेगा तो आप सेट कर सकते हो उसको, ठीक है। और वहां पे एक क्लिक आता है, जब आप घुमाओगे उसको तो एक क्लिक आएगा, वो क्लिक ये बताता है कि वो एकदम अलाइनमेंट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब ये कहलाते हैं दो नॉब्स, ये कहलाता है कोर्स नॉब, ठीक है, और ये कहलाता है फाइन नॉब, एडजस्टमेंट नॉब। कोर्स नॉब क्या होगा, जब आप इसको घुमाओगे ये, ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप, ये जो लिम्ब है ये, ठीक है, ये नोज ट्यूब या लिम्ब जो होता है ये अप एंड डाउन होता है, ठीक है, ये पूरा कोर्स नॉब से, ताकि आप फोकस कर सको उसको अच्छे से। और फाइन नॉब होता है जब आप स्पेसिमेन को फोकस कर लेते हो तो इमेज और साफ दिखे, इसलिए फाइन नॉब होता है। और यहां पे होता है हमारा एक और लेंस, इसको हम कहते हैं आई पीस। क्या कहते हैं? आई पीस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब यहां पे जब हम देखेंगे इसको, तो जब लाइट फॉल करती है तो ये स्पेसिमेन से पास करी, अब लेंस से पास करती हुई यहां से होती हुई वो कहां पहुंच रही है, यहां पे पहुंच रही है, और वहां पे हम आई से क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो जब ये लाइट इससे पास करते हुए आंख तक पहुंचेगी तो वो हमें इमेज मैग्नीफाइड फॉर्म में, क्यों? क्योंकि यहां पे लेंस है, यहां पे लेंस है, तो क्या होगा मैग्नीफाइड फॉर्म में हमें क्या होगा, वो दिखाई देगा, बड़ी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। मींस 1000 टाइम्स टू 1500 टाइम्स हमें मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है, दिखाई देती है। अब बहुत तरह के माइक्रोस्कोप आ गए, बायनोक्यूलर्स आते हैं, जहां पे यहाँ पे तो सिंगल आई है, बायनोक्यूलर्स होते हैं जहां पे दोनों आई ऐसे रख के आप देख सकते हो। अब सीधा आप लैपटॉप से कनेक्ट करके आपको देखना भी नहीं, आपने स्लाइड रखा, वो जो इमेज है वो स्क्रीन पे ही दिख रही है। तो बहुत सारे एडवांस माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, लेकिन अब कल जो हम स्टडी करेंगे इस माइक्रोस्कोप के बाद, क्योंकि ये बेसिक माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि लाइट जब स्पेसिमेन से पास करेगी आपके आई तक जाएगी तो आपको दिखाई देगी, ठीक है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, मतलब एक रूम साइज में पूरा एक सेटअप होता है उसका, ठीक है। और वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम्स को फॉल कराया जाता है किसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर, और वहां से वो इमेज, और इसलिए हमें जो डिटेल्ड, जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखा, जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखा सेल का, वो कैसे दिखा, इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद, इससे नहीं दिखा। इससे तो आप बस देख सकते हो, ठीक है, सेल दिख रहा है, वो छोटी मोटी चीज है, लेकिन जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखा, जिसे हम बता पाते हैं राइबोसोम्स भी होते हैं, ये भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लास्टिड्स भी होते हैं, वो हम कैसे देख पाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो कब डिस्कवर हुआ, सॉरी इन्वेंट हुआ, वो हुआ 1940 में, 1940 के बाद, ठीक है। चलिए फिर, तो आज क्विज जाएगा, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके बारे में, मतलब ऑब्वियसली अभी रिकॉर्ड हो जाएगा, कुछ चीजें समझनी है माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है, वो डाउट आवर्स में पूछ सकते हैं, या फिर और चीजें हैं, इंशाल्लाह उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।